नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। और आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूं कि देखो जो ये मेरा नया चैनल है और इस पर अब आपको क्या होगा, आपको पता है कि यूपी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, यूपी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, 2 महीने से कम समय है आप लोगों के पास और आप लोगों को बेहतर तैयारी करने का जो है करने के लिए अब आप लोगों को लग जाना चाहिए। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा नया चैनल है और इस पर रोज सुबह 7 बजे से आपको क्या हो जाएगी, तो आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो इस वाले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस वाले चैनल पर आपको रोज सुबह 7 बजे से क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है सेशन को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पॉलिटी से हम लोग आज के सेशन को हम लोग पॉलिटी से करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सब प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसको चुना गया था? पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसको चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस को, विट्ठल भाई पटेल को, मोतीलाल नेहरू को या फिर भगत सिंह को? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो याद रखिएगा, आप आंसर कर दोगे विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, किसको? तो विट्ठल भाई पटेल को। और आप ये वर्ष भी याद रखोगे 1925 में। 1925 में केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे विट्ठल भाई पटेल जो हैं तो ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन सी पार्टी से? तो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होगी? तो आपको पता है 1923 में होगी। कौन करेगा? तो सीआर दास करेंगे। कौन करेंगे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होगी, सीआर दास करते हैं। क्लियर है? तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? देखो, मूलतः की बात कर रहा है। मूलतः का मतलब क्या होता है? मूलतः का मतलब ये होता है कि वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो मूल संविधान था, ठीक है, उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था और इसको क्या किया गया? और इसको 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। तो मूल संविधान का मतलब ये है कि वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो क्या आंसर कर दिएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने? 395 अनुच्छेद थे। अगर वर्तमान में हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में तो 450 प्लस अनुच्छेद हैं, 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें संविधान में कितने भाग हैं, तो अगर हम लोग बात करें 22 भाग हैं और अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग हैं। अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 हैं। ठीक है, पहले कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता बताइएगा। एकात्मक विशेषता के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एकात्मक विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अखिल भारतीय सेवा, प्रतिनिधित्व की समानता, असमानता, सशक्त केंद्र या फिर संविधान की नम्यता का होना? क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, संविधान की नम्यता का जो है ना होना। ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख लो कुछ एकात्मक विशेषताओं की अगर हम लोग बात कर ले तो एकात्मक जो संविधान होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जो एकात्मक संविधान होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो याद रखेंगे ये अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आपसे ये अनुच्छेद भी पूछा गया कि किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 312।
ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया, आप ये अनुच्छेद भी याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रतिनिधित्व की जो असमानता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सशक्त केंद्र आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, सशक्त केंद्र याद रखना है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, आपसे ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है, ये आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 249। राज्य सूची के विषय पर क्या होता है, जो केंद्र है, जो राज्यसभा है, वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, अनुच्छेद आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपातकालीन जो उपबंध है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर के 360। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपात उपबंधों का किस भाग में उल्लेख है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे भाग कहां पर, तो भाग 18 में, ठीक है, कहां पर, तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया। तो ये सब आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की सरकार है, भारत में किस प्रकार की सरकार है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। राजतंत्रीय है, संप्रदायवादी है, अल्पतंत्रीय है, या फिर संसदीय है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है भारत में जितने भी कार्य होते हैं वो सब किसके माध्यम से, वो संसद के माध्यम से होते हैं। भारत में जो भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं वो संसद के माध्यम से होते हैं। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है, अगर हम लोग बात करें तो भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है, ठीक है, किस प्रकार की, तो संसदीय सरकार है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भारत में अगर हम लोग बात करें किस प्रकार की सरकार है, तो आप आंसर कर दोगे संसदीय सरकार है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो ये संसदीय शासन है, भारत में जो ये संसदीय सरकार है या जो संसदीय शासन है, ये हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो आप आंसर कर दोगे यूनाइटेड किंगडम से लिया, या फिर इसी को क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे ग्रेट ब्रिटेन, या फिर कहोगे इंग्लैंड से। भारत में संसदीय शासन कहाँ से लिया गया, तो आप आंसर करोगे यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड से संसदीय शासन को लिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो संसदीय प्रणाली लोकतंत्र शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, और क्या होती है, और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो जाएगा कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, संसदीय शासन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है वो क्या है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। याद रखिएगा, कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है, बताइएगा। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो संघीय आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर आपसे संघीय व्यवस्था पूछ ले कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आप आंसर करोगे कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था अगर आपसे पूछ ले कहाँ से लिया गया, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे कनाडा से संघीय व्यवस्था को लिया गया है, ठीक है। राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, आपसे किसके, संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। सीधे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, डी हो जाएगा। जो बहुस्तरीय सरकार या फिर संघ या फिर राज्य और स्थान है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपका संघीय स्वरूप की विशेषता को बता रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, याद रखेंगे, ठीक है। संघीय सरकार, बहुस्तरीय सरकार, संघ या फिर राज्य जो है, राज्य और स्थानीय स्वशासन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो संविधान के प्रथम अनुच्छेद, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपसे संविधान का ये आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपसे ये पूछा जाता है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में इंडिया, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया, तो आप आंसर करोगे पहले अनुच्छेद में किया गया है।
और संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वहां पर कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये कहां पर कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना। ठीक है, क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? बताओ क्या हो जाएगा? तो कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ आपको संघवाद देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संघवाद, तो संघवाद हमने कहाँ से लिया है? तो आप आंसर कर दोगे संघवाद हमने कनाडा से लिया है। तो संघ तो आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। संसदीय शासन भी आपको देखने को मिल जाएगा। संसदीय शासन मैंने आप लोगों को भी बताया था कि यूके या फिर कहेंगे कहाँ से, या फिर कहेंगे इंग्लैंड से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड से संसदीय शासन को स्वीकार किया गया। मूल अधिकार भी आपको देखने को मिल जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से? तो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो ये भी आपको भारतीय संविधान में देखने को मिल जाएगा। तो जो नहीं है वो क्या है? वो है सामंतवादी शासन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, क्या करना? तो सामंती व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखिएगा संघवाद की स्थापना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सरकार का संसदीय स्वरूप, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल अधिकार। ठीक है, क्या है? तो मूल अधिकार, निदेशक तत्व आदि क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ हर बार प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही है आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, या फिर दोहरी नागरिकता। आप आंसर कर दोगे द्वैध शासन। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे द्वैध शासन। द्वैध शासन कैसे होगा? संघ कह रहा है ना, संघ में क्या होता है? संघ की अगर हम लोग बात करें तो संघ में मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 1 बताया। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यूनियन है। तो देखो यूनियन तो होगा ही, मतलब केंद्र तो होगा ही, संघ तो होगा ही, साथ ही साथ उनका भी शासन होगा जिनको क्या किया गया? जिनको मिलाया गया। जो 28 राज्य है, जो आपके स्टेट्स है, तो उनका भी तो शासन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोहरा शासन हो रहा है। ठीक है, देखो यूनियन तो है। ठीक है, क्या है? यूनियन तो है ही, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट्स भी आपका है। ठीक है, क्या है? तो स्टेट्स भी आपका है, यूनियन और स्टेट्स दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वैध शासन सही विशेषता हो जाएगी। ठीक है, चलो संघीय व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, ये जो सारी चीजें हैं इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लो और रट डालो। आपके एग्जाम में यहाँ से गारंटी प्रश्न बनता है। आपको क्या कर लेगा? 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा कौन सा संघीय शासन की विशेषता है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है और ये रट डालना है। ठीक है, रट डालना है। क्या हो जाएगा? संघीय शासन की अगर हम लोग विशेषता की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे। एक तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च होता है। अगर हम लोग अपने भारत में बात करें तो हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है? हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है। सब कुछ संविधान के अनुसार ही होता है। ठीक है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाई सरकारों में विभाजन। ठीक है, हमारे यहाँ जो सरकार का विभाजन हो रहा है कि ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार की, ये प्रांतीय सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सब क्या हो रहा है? संविधान के अनुसार विभाजन हो रहा है। लिखित और कठोर संविधान, आपको पता है भारत का जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, तो भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम सुप्रीम कोर्ट भी है, ये आपको पता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका ये भी है। ठीक है, दोहरा शासन ये भी आप लोगों को पता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब संघीय संविधान की क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? देखो इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे कितने देशों से? तो 10 देशों से। कितने देशों से? तो 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताओं को लिया गया है। कौन कौन से वो देश हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से देश हैं तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे यहाँ पर हम लोग बात करें तो 10 देश हैं जिनसे क्या किया गया? भारतीय संविधान में कुछ न कुछ चीजों को शामिल किया गया। जैसे अगर हम लोग बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, अच्छा एक विशेषता हम लोग देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आपको मूल अधिकार लिया गया। आपको संविधान के स्रोत याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको संविधान के स्रोत याद होने चाहिए कि किस देश से हमने कौन सी चीजों को लिया है। आयरलैंड से अगर हम लोग बात करें तो नीति निर्देशक तत्व लिया है, ठीक है, क्या किया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग बात करें तो समवर्ती सूची को लिया गया, ठीक है, क्या किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया। जर्मनी से अगर हम लोग बात करें तो आपात उपबंध लिया गया, जर्मनी से आपात उपबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया। अगर हम लोग जापान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो जापान से लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से अगर हम लोग बात करेंगे तो संसदात्मक शासन लिया, ठीक है, क्या लिया, तो संसदात्मक शासन ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया। फ्रांस से अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हमने कहाँ से लिया है, तो बंधुत्व की भावना, तो ये हमने बंधुत्व की भावना, तो ये हमने फ्रांस से लिया। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया, तो संघात्मक शासन लिया, ठीक है, संघात्मक शासन लिया। रूस से हम लोगों ने क्या लिया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया है, रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दोहराया जा चुका है। तो संविधान सभा के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गठन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो आप आंसर कर दोगे एम.एन. राय ने, ठीक है, किसने, एम.एन. राय ने। कब प्रस्तुत किया, तो आपको ये भी याद रखना 1934 में। एम.एन. रॉय जो है तो इन्होंने 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, 1934 में। दिए गए विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम.एन. रॉय हो जाएंगे। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ और चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 31 दिसंबर 1929 को अगर हम लोग बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया था, तो संविधान सभा के बारे में जिक्र किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो आप याद रखेंगे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, आपसे क्या होता है, तो आपसे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन को भी आपको याद रखना है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्लियर है, ये सारी चीजें, जितनी चीजों को मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उन चीजों को आप विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो मैंने पढ़ाया था और यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो 2 महीने बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी ये मत पूछिए कि ये आएगा कि नहीं आएगा, पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ उतनी चीजों को आप नोट डाउन करते चलो, उतनी चीजों को आप जो है याद करते चलो, ध्यान देते चलो, दोहराते चलो। निश्चित रूप से आपको आपके आगामी एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आयु क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 10वां प्रश्न, ठीक है। तो क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे सबसे पहले तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 24, आपको यही याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये अनुच्छेद ही याद रखना है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, तो आपको शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है आपका ये अनुच्छेद 24। किसके अंदर आ रहा है, तो शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो कारखाने हैं या फिर जो खादान है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद जो है 14 वर्ष, ठीक है, क्या कर दोगे, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खादानों में नहीं लगाया जा सकता है जहां पर उनके जीवन को, स्वास्थ्य को खतरा हो। आप ये अनुच्छेद याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 24।
किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कारखानों में, खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो आप आंसर करोगे 14 वर्ष के। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद 24 है, जो क्या कर रहा है, जो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और इस अनुच्छेद के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी कारखाने या खादान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पर देखोगे आप बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष आया है, तो आपको याद रखना है 1986 में। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष आया है, तो 1986 में आई, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष, लास्ट ईयर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर कर दोगे? तो देखो, संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें तो दो अध्यक्षों के नाम आपको मिलते हैं। एक तो आपको मिलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन मिलते हैं? तो एक तो आपको मिलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के संदर्भ में आप जानते हो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको बस ऐसे ही अध्यक्ष चुन लिया गया था। पहली बैठक होने वाली थी और किसको अध्यक्ष बनाया जाए, बैठक हो रही तो कोई ना कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए, तो क्या किया गया, तो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इन्हीं को अध्यक्ष बना लिया गया। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको, तो आप आंसर कर दोगे राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को क्या होगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, कब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ उन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और विशेष रूप से, ठीक है, एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र प्रसाद क्या हो रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो ये संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जा रहा है, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। जबकि वही सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये संविधान सभा के क्या थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है कौन थे? क्या आंसर करोगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, जो ये मसौदा समिति है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रारूप समिति भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। और इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मसौदा समिति की बात करें, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, प्रारूप समिति कहिए, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, क्या कर दोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मसौदा समिति की अगर हम लोग बात करें तो मसौदा जो समिति है, ठीक है, इसी को हम लोग किसके नाम से, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष हैं इसके कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसको प्रस्तुत कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को, मसौदा समिति को कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप आंसर करोगे 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुटता करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिल सके? क्या आंसर करोगे, इस प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। वही अनुच्छेद 1
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये संघ क्या करता है, ये संघ नियंत्रण तो बनाए रखता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, राज्यों को अधिकार भी देता है, उन क्षेत्रों को अधिकार भी देता है कि वो क्या करें, वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, अपनी अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, क्या हो जाएगा, संघवाद। आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देश के शासन को चलाने वाली शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है वो क्या होता है, वो संघवाद कहलाता है। ठीक है, और इस शासन प्रणाली के प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, तो आपसे कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे अनुच्छेद 50। और ये है कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 50 कहाँ पर है तो आप आंसर करोगे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 50 है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कार्यपालिका जो है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से, अलग अलग रूप से काम करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितनी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथककरण का प्रावधान किया गया, मतलब पृथक रूप से, अलग अलग रूप से क्या करें, दोनों काम करें। ठीक है, अलग अलग होकर के काम करें। यह संविधान के कहां पर, तो यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व वाले अध्याय में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, कहां पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व वाले अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 50 में किया गया। ठीक है, कहां पर, अनुच्छेद 50 में। ये अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। 52 कह रहा है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ के लिए क्या होगा, तो एक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है, तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। ये तीनों अनुच्छेद जो हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। तो एक से अधिक सरकार की बात हो रही है, एक से अधिक सरकार की बात होगी तो क्या आंसर हो जाएगा, तो एक से अधिक सरकार की बात होगी, मतलब आपका संघवाद की बात हो रही है, फेडरलिज्म की बात हो रही है। लेकिन एक बात आप याद रखना, देखो फेडरलिज्म का मतलब भी संघवाद होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे यूनियन की, ठीक है, किसकी, यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। फेडरल का भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। लेकिन जब भी भारत के संदर्भ में बात करेगा तो भारत के संदर्भ में आप हमेशा कहोगे यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, याद रखेंगे क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, कभी आप ये मत कहना फेडरल ऑफ स्टेट है। ठीक है, देखो फेडरल का अर्थ भी संघ होता है और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। लेकिन आप जब भी भारत की बात होगी तो भारत के संदर्भ में आप हमेशा कहोगे यूनियन ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, अंतर क्या होता है दोनों में, अब आप ये सोचोगे दोनों में अंतर क्या होता है। देखो जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो ये मान लो कुछ लोग हैं, ठीक है, ये सब लोग मिलकर के एक हो गए। ठीक है, ये सब लोग मिलकर के एक हो गए। अब मान लो कल को मन मुटाव हो जाए तो ये लोग क्या हो जाए, ये लोग अलग हो जाए। तो ये अगर अलग हो गए ये होगा फेडरल। फेडरलिज्म में क्या होता है कि आप जब चाहें तब मिलकर के एक हो सकते हैं और जब चाहे तब आप अलग हो सकते हैं, ये फेडरलिज्म है। लेकिन जैसे मान लो ये कुछ लोग मिल करके क्या हो गए, कुछ लोग मिल करके एक होने का डिसीजन कर लिया और एक हो गए।
ठीक है। लेकिन अब ये अलग होना चाहे तो भी ये अलग नहीं हो सकते, ये एक तो हो सकते हैं लेकिन ये अलग नहीं हो सकते हैं। ये किसकी विशेषता है? ये यूनियन की विशेषता है। ये किसकी? यूनियन की विशेषता है। और यहाँ पर क्या है, जब आप चाहो तब जब एक हो जाओ और जब चाहो तब अलग हो जाओ। ये किसकी विशेषता है? ये फेडरल की विशेषता है। दोनों का ही अर्थ क्या होता है? तो दोनों का ही अर्थ संघ होता है। तो अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत क्या है? फेडरल नहीं बल्कि क्या? यूनियन है। मतलब यहाँ पर 28 राज्य शामिल तो हो गए, लेकिन अगर कोई राज्य अलग होना चाहे, कोई ये कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिएगा, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर क्या कर रहा है, तो आंसर कर दोगे आप किसको? संघवाद को कर दोगे। किसको कर दोगे? संघवाद को आप आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। अब देखो, संविधान सभा से अभी हम लोगों ने प्रश्न किया था ना, अभी हम लोगों ने संविधान सभा से प्रश्न किया था और फिर से आपके सामने संविधान सभा से प्रश्न आ गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तभी तो बार बार पूछा जा रहा है, तभी तो आपके सामने बार बार आ रहा है। आप देख सकते हो बार बार दूसरी बार ये प्रश्न आपके सामने आया है, इसका मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत स्वतंत्र कब हो रहा है? तो भारत जो है ये स्वतंत्र कब हो रहा है आपसे पूछा जाएगा, तो आप आंसर करोगे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा है। और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को अध्यक्ष कौन होंगे? आप आंसर कर दोगे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अध्यक्ष बने थे। और 11 दिसंबर की हम लोग बात करें तो 11 दिसंबर को क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। देखो फिर से वही प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और लास्ट ईयर ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, लास्ट ईयर ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन जाएंगे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? राजेंद्र प्रसाद को कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्या करता, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे सिर्फ भारत के संदर्भ में पूछता तब आप आंसर क्या कर देते? तब आप आंसर कर देते सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा था कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आप आंसर कर देते सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया, अभी मैंने आप लोगों को बताया और देखो अभी तुरंत प्रश्न पूछ लिया गया। आपसे पूछा जा रहा है 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 9 दिसंबर 1946 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। और इस पहली बैठक में पहले अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रथम बैठक के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन होंगे? क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर कर दोगे अब की बार सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो पहली बैठक पहला अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। ठीक है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मसौदा समिति होती है, यही मसौदा समिति क्या होती है? प्रारूप समिति के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? प्रारूप समिति के नाम से जानी जाती है। यही मसौदा समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? तो आप आंसर करोगे 7 सदस्य थे। और आपसे यही पूछ रहा है कि इन 7 सदस्यों में से कौन सदस्य नहीं थे, तो क्या आंसर कर दीजिएगा? तो आप आंसर कर दोगे A.V. ठक्कर। ठीक है, कौन जाएंगे? तो A.V. ठक्कर जो है ये इसके सदस्य नहीं थे। बाकी अगर हम लोग बात करें, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगार हो गए, K.M. मुंशी हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा और कौन हो जाएंगे? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो D.P. खेतान हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो D.P. खेतान हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक तो आपके बी आर अम्बेडकर हो गए, ठीक है, बी आर अम्बेडकर हो गए, डी पी खेतान हो गए, टी कृष्णा मचारी हो गए, ठीक है, टी कृष्णा मचारी हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बी एल मित्र हो गए, ठीक है, बी एल मित्र हो गए, डीपी खेतान की जगह पर ही टी कृष्णा मचारी थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो डीपी जो खेतान है, तो डीपी खेतान की जगह पर ही टी कृष्णा मचारी जो है ये बने थे, तो डीपी खेतान को हटा दीजिए, ठीक है। और बी एल मित्र जो है, तो बी एल मित्र की जगह पर कौन बने थे, बी एल मित्र की जगह पर माधव राव बने थे, ठीक है। दो सदस्य ऐसे थे जिनको बाद में चेंज किया गया था, तो जो बाद में जो बने थे उनकी हम लोग बात कर लें तो कौन कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो, एक तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर हो गए, टी कृष्णामाचारी हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो माधव राव हो गए, ठीक है, माधव राव हो गए, और कौन एक बच्चा, और एक कौन बच्चा, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, गोपाला स्वामी अयंगार हो गए, के एम मुंशी हो गए, तीन हो गए, और बी आर अम्बेडकर हो गए, माधव राव हो गए, टी कृष्णामाचारी हो गए, और एक कोई सदस्य है। तो 7 सदस्य हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको 7 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर अच्छा चलो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो संविधान की जो प्रारूप समिति है इसी को मसौदा समिति के नाम से जान रहे हैं। कुल 7 सदस्य हैं, कौन कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करें तो भीमराव अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष ही हैं। इसके अलावा गोपाला स्वामी अयंगार हैं, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अच्छा इनका नाम हम लोग बोल रहे थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका नाम हम लोग बोल रहे थे, तो कृष्णा स्वामी अय्यर है, के एम मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्ला हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें माधव राव हैं, बी एल मित्र के स्थान पर जो है माधव राव को, और टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की जगह पर किसको, तो टी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये 7 सदस्य हैं और इनका आपको क्या करना है, तो इनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है, 7 सदस्यों का आपको नाम याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आज ही के सेशन में कम से कम 3 बार इसको हम लोग कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति कहिए, ठीक है, प्रारूप समिति कहिए, मसौदा समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, एक ही बात है। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। और इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 7 सदस्य होंगे, जिनको अभी हम लोगों ने देखा है, 7 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किस तारीख में क्या किया गया है, तो किस तारीख में किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले तो आप एक यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू है ये क्या कर रहे हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो आप आंसर करोगे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, पास कब हुआ, ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ, तो आप आंसर करोगे क्या, 22 जनवरी 1947, क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। कब, तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होगा। प्रस्तुत कब हो रहा है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें तो 11 दिसंबर क्या हो रहा है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या हो रहे हैं, अस्थाई अध्यक्ष बन रहे हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 13 दिसंबर, ठीक है, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में क्या किया गया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य कहाँ पर है, तो उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या है, संविधान को जो हम बना रहे हैं, जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही है, तो कुछ उद्देश्य होगा तभी तो निर्माण हो रहा है। तो इस संविधान के निर्माण का जो उद्देश्य है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको उद्देश्य समिति में देखने को मिलेगा। और ये किसने, ये जवाहरलाल नेहरू ने। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो अगर हम लोग बात करेंगे कितने वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष तो नहीं होगा, ठीक है, 4 वर्ष भी नहीं होगा, 3 वर्ष भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो 3 वर्ष नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 वर्ष तो नहीं लगा है, हाँ, लेकिन 2 वर्ष से अधिक लगा है। तो दिए गए अगर हम लोग विकल्प की बात करें, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो 2 वर्ष से अधिक का समय लगा है और 3 वर्ष से कम का समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, लगभग लगभग आप कह सकते हो 3 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, तो कुछ ही दिन 12 दिन और हो जाता तो 3 वर्ष हो जाता, तो 3 वर्ष ही हम लोग करेंगे, 3 वर्ष ही सही होगा, ठीक है, 3 वर्ष ही करेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष से अधिक का समय लग रहा है लेकिन 3 वर्ष से कम का लग रहा है, तो लगभग में अगर हम लोग जाएंगे तो अप्रॉक्स में 3 वर्ष ही हम आंसर करेंगे जो सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा भी जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर इस तारीख के संदर्भ में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति या फिर कहेंगे मसौदा समिति या फिर कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बताइएगा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? देखो बलदेव सिंह की अगर हम लोग बात, देखो यहाँ पर हम लोग बलदेव की बात करें, देखो जिसके पास बल होगा, जिसके पास बल होगा, ताकत होगा, शक्ति होगा, वही क्या करेगा, वही रक्षा करेगा। तो अगर हम लोग बलदेव सिंह की बात करें तो बलदेव सिंह क्या थे, तो ये रक्षा मंत्री थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हमारी रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, जिसके पास ताकत होगा, जिसके पास क्या होगी, जिसके पास ताकत होगी, बल होगा, शक्ति होगा, वही तो रक्षा करेगा। तो अगर आपसे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछा जाए तो आप आंसर कर दोगे बलदेव सिंह को। विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू के। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? तो आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख भी लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के क्या है, तो पहले रक्षा मंत्री हैं, ठीक। वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। याद रखिएगा, वीवी गिरी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भारत के प्रथम क्या है, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस को ही आप जानते हो, इनका जन्मदिवस कब है? 5 सितंबर को है। और 5 सितंबर को क्या करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस को 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? अब देखो, बजट कौन प्रस्तुत करेगा? बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। तो सीधा सिंपल सा है कि जो स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री होगा वही क्या करेगा? वही बजट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र भारत में जो क्या होगा? जो वित्त मंत्री होगा वही बजट प्रस्तुत करेगा। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आप आंसर कर दोगे आर के षणमुखम चेट्टी या फिर कहोगे शेट्टी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है वो वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी या फिर कहोगे शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? पहले वित्त मंत्री थे, ठीक है। क्या थे? स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पहला वित्त मंत्री पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे आर के षणमुखम, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पहले वित्त मंत्री कौन है? तो आप आंसर कर दोगे आर के षणमुखम। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखेंगे क्या है? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत की संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति कई बार, कम से कम मुझे लगता है 3 बार ये प्रश्न हो चुका, ठीक है। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए या फिर प्रारूप समिति कहिए, अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और कब प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे 29 अगस्त 1947 को। और आपको याद रखना है जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में
पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय क्या करते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया। ये प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं, दोबारा से हम लोग के सामने आ रहा है। संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, आप आंसर कर दोगे एम एन राय। ठीक है, किसने, तो आप आंसर कर दोगे किसको, एम एन राय को। सबसे पहले क्या किया है, तो इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, कब किया था, 1934 में किया था। ठीक है, कब किया, 1934 में किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें संवैधानिक सलाहकार की बात कर ले तो आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे वी.एन. राव को। ठीक है, किसको, तो वी.एन. राव को अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर क्या कर दोगे, संवैधानिक सलाहकार बता दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी का क्या होता है, बताइएगा क्या कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें 1947 से पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 26 जनवरी को क्या कहा जाता है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, 1947 से पहले अगर हम लोग बात करें तो 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अब ये कैसे कहा जाता था, अब ये क्यों कहा जाता था, आप लोग तो कहोगे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते थे, तो 26 जनवरी को क्यों कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी को तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए। यहाँ पर ध्यानपूर्वक एक चीज सुन लो। ठीक है, यहाँ पर आप व्याख्या देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया था, इस अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, क्या किया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कि अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और अगले साल अगर हम लोग बात करें तो अगले साल क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और यही कारण है कि जो हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। लेकिन लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी को। क्यों किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने क्या किया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। याद रखेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1947 से पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में 26 जनवरी को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्या किया गया था, तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम लोग बात करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले पूछे तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किसको, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आप जानते हो इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत जो है कई टाइम ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है। क्या हो जाएगा? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस एक्ट के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, आप आंसर करोगे 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, पहली बार किसके लिए, तो पहली बार मुस्लिमों के लिए क्या हो रहा है, पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। तो सांप्रदायिकता की जो शुरुआत हो रही है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की, निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हो रही है, वो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से होगी। पहली बार किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर कर दोगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तब ये वाद आया था, आपसे ये वर्ष भी पूछता है तो आप याद रखना 1973 में। कितने न्यायाधीशों ने सुनवाई की थी, तो 13 न्यायाधीशों ने सुनवाई की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना में क्या किया सकता है, प्रस्तावना के जो मूल ढांचे हैं, संविधान में जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा छोड़ करके बाकी हम संशोधन कर सकते हैं। और इसी वाद के बाद क्या होगा, इसी वाद के बाद आपको पता है 42वां संशोधन होगा। ठीक है, कौन सा, तो 42वां संशोधन 1976 होगा, जिसके द्वारा प्रस्तावना में क्या होंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। प्रस्तावना में कितने शब्द, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाएंगे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो क्लियर है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हम लोग इस प्रश्न को कर भी चुके हैं, आंसर कर दोगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है। और पहली बैठक में जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो किसको, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाएगा। ठीक है, किसको, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ और डाटे हैं, कुछ और डाटा है जिनको आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारी चीजों को जिनको मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ उनको आप विशेष ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें तो कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, 93 सदस्य अगर हम लोग बात करें देसी रियासतों से लिए गए थे, और 4 सदस्य की अगर हम लोग बात कर लें तो 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश या कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 9 दिसंबर को 1946 को पहली बैठक होगी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, और एच.सी. मुखर्जी को क्या हो जाएगा, तो इनको उपाध्यक्ष उपसभापति चुना जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, क्या आंसर करिएगा? तो देखो अंगीकृत तभी किया जाएगा जब संविधान बनके तैयार होगा, और आपको पता है संविधान बनके तैयार कब हुआ था, आप आंसर करोगे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके हमारा तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप आंसर करोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप आंसर करोगे 64 लाख रुपए। कितने, तो 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्च हुए। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, 64 लाख रुपए खर्च हुए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान, भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और एक बार जो है सभी लोग, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो, एक बार सभी लोग जल्दी से अपने अपने स्तर पर सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, क्या करना है, तो सेशन को एक बार आप लोगों को शेयर कर देना है, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। ठीक है, वो सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
चलिए बताइएगा तो क्या हो जाएगा, इसे प्रश्न का आंसर क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे हम लोग किसको, हम लोग आंसर कर देंगे किसको, आप आंसर कर दोगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का, तो आपको पता है सबसे लंबा चौड़ा संविधान जो है वो अपने प्यारे भारत का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सबसे लंबा चौड़ा संविधान है वो किसका, भारत का। अगर आपसे सबसे छोटा लिखित संविधान पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे अमेरिका का। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो क्या आंसर करिएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। कारण क्या है, कारण यह है कि कोई मौलिक विचार है ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो हमने किसी न किसी देश के संविधान से क्या की है, स्वीकार की है, ग्रहण की है। बात किसने की है, आप आंसर कर दोगे बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, किसने, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखेंगे, ये सारी चीजों आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, किसको, आप आंसर कर दोगे किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताइएगा। यह कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, यह पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, या केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर, या पूरी तरीके से कनाडा। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा कि यह कई संविधानों का मिश्रण है, कई देशों के संविधानों का मिश्रण है। पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आश्रित है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें क्या की हैं, अमेरिका के संविधान से मिली है, कनाडा से मिली है, तो पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यह पूरी तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूरी तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर नहीं है, पूरी तरीके से कनाडा पर है, तो कनाडा से भी पूरी तरीके से नहीं, हमने दक्षिण अफ्रीका से भी लिया, ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारी चीजों को लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई जो है कई संविधानों का मिश्रण, ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे 26 नवंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है इसी दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी दिन हम लोग संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी दिन हम लोग संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, तो 2015 से मना रहे हैं, 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न हम लोग का है, ठीक है, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया, और 26 जनवरी 1950 से क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, क्या आंसर कर दोगे, तो भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, क्या आंसर कर दोगे आप लोग, तो आप लोग आंसर कर दोगे किसको, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को क्या करते हैं, सर्वोच्च कानून माना जाता है, क्योंकि भारत में जो कुछ भी होता है वो किसके अनुसार होता है, तो वो भारतीय संविधान के अनुसार ही होता है। भारत में सर्वोच्च क्या है, तो आप आंसर करोगे संविधान है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो कब से लागू हो रहा है, क्या आंसर कर दोगे, भारत का संविधान
लागू कब से हो रहा है, तो आंसर कर दोगे आप लोग 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, कब से लागू हो रहा है, तो आंसर कर दोगे क्या, 26 जनवरी 1950 से लागू हो रहा है। और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो कि ये प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न जो है कितने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण वाला प्रश्न, ठीक है, क्या है, तो कथन और कारण वाला प्रश्न है और आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो 26 जनवरी 1950 से लागू है तो बिल्कुल सही है, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और आर दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, क्या है, दोनों सही है, याद रखिएगा क्या है, तो दोनों सही है। 26 जनवरी 1950 को अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। भारतीय संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। देखो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा का निर्माण आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये कब आया था, अगर आपसे पूछा जाए आप आंसर करोगे 1946 में था। कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 में आया था। और इसमें कितने सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, आपको 3 सदस्य देखने को मिलेंगे। कितने सदस्य, कैबिनेट मिशन में आपको 3 सदस्य देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, स्टोफर्ड क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए और ए.वी. अलेक्जेंडर हो गए। ये 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्यों की नाम आपको याद रखना है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पर, तो दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, कहां पर, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य हैं और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हो जाएगा, तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है, फिर से वही प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है, आप आंसर कर दोगे सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। किसने की है, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था, कब हुआ था, तो पहले सत्र का जो आयोजन है वो कब हो रहा है, तो पहले सत्र का जो आयोजन है वो हो रहा है 1946 में। ठीक है, कब हो रहा है, तो 1946 में पहले सत्र का आयोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, बताइए। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। अच्छा, यहाँ से कुछ और प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, जैसे क्या पूछा गया है, देखो अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज में अनुपात कितना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अपनाया कब गया राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ठीक है, कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। और इस बार जो प्रश्न में पूछा गया था वो तीलियों का रंग पूछा गया था कि जो 24 तीलियां होती हैं वो किस रंग की होती हैं, तो क्या आंसर करोगे, तो नीले रंग की होती हैं। ठीक है, तीलियों का रंग क्या होता है, नीला होता है। 24 तीलियां होती हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी आपसे पूछा गया 3:2 होता है।
राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया। 3 रंग होते हैं, ये तो सबको पता होगा, ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो हरा रंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक से एक और प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक है क्या। तो याद रखिएगा, अशोक, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, ये क्या है, तो ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में आपको याद रखना है कब, तो राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो हमारा अशोक स्तंभ है, जो कि कहाँ से लिया गया, जो कि सारनाथ से लिया गया है, जिसमें क्या है, तो जिसमें 4 शेर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पर एक बात चाहता ध्यान रखना, यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना। अगर हम लोग अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो अशोक स्तंभ में आपको 4 शेर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो आपको ये भी याद रखना है, जो ये सत्यमेव जयते है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी आपसे पूछा जाता है, सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। और सिंह स्तंभ के आधार पर क्या हो जाएगा, आपको सत्यमेव जयते देखने को मिल जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की विजय होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत का जो संविधान है वो गणतांत्रिक है, क्यों है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है कि भारत को एक गणतंत्र क्यों कहते हैं, भारत को एक गणराज्य क्यों कहते हैं, तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या आंसर करोगे, क्योंकि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं होता। जैसे अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आप देखोगे राजा का शासन है, राजा मर गए तो उनके बाद उनके बेटे राजा बन गए, राजा फिर मर गए तो फिर उनकी बेटा बेटी जो है फिर वो राजा बन गए, राजा रानी बन गई, फिर वो मर गए तो फिर उनके बाद उनका जो बेटा बेटी है फिर वो राजा रानी बन जाएंगे। तो वहां पर क्या है, तो वहां पर वंशानुगत शासन है। जहां पर वंशानुगत शासन होता है वहां पर गणराज्य या फिर गणतंत्र नहीं होता है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो आपको वंशानुगत शासन नहीं देखने को मिलेगा। भारत में क्या होता है, हर 5वें साल आप देखोगे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत को क्या कहते हैं, गणराज्य या फिर गणतंत्र कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, डी आंसर कर दोगे। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, बताओ। देखो, तो अगर हम लोग बात करें गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब क्या, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो राज्य का या फिर देश का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, वो परोक्ष रूप से क्या हो, चुना जाता हो। शासक राजा या रानी होता हो, ये तो गलत हो जाएगा। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता हो, वंशानुगत शासन होता ही नहीं है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये तो होगा नहीं। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या आप सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा क्या हो रहा, चुना जा रहा हो, वंशानुगत शासन नहीं हो, वंशानुगत शासन ना हो, बल्कि राज्य का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, जो सर्वे सर्वा है, वो क्या हो रहा है, तो जो देश का सर्वे सर्वा है वो इलेक्शन के माध्यम से क्या हो, लोगों के द्वारा चुना जा रहा हो, वंशानुगत शासन ना हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 53वें प्रश्न का आंसर करना है, कथन और कारण देना है। ठीक है, कथन है और कारण है, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना संविधान है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या कथन सत्य होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है, और भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आर ए की क्या हो जाएगा, तो सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर क्या है, जहां पर संविधान है, लेकिन संविधान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर लोकतंत्र भी है। ठीक है, दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जिनके पास क्या है, जिनका अपना संविधान है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर क्या है, वहां पर लोकतंत्र भी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आप व्याख्या देखिएगा, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है,
लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर क्या होता है, जहां पर जनता अपने शासक का स्वयं चुनाव करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, भारत का एक लिखित संविधान है, भारत का एक लिखित संविधान है और भारत में लोकतंत्र भी है। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर लिखित संविधान हो वहां पर लोकतंत्र भी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर डेली सुबह में 7 बजे से आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। डेली हम लोग सुबह 7 बजे से ये क्लास करेंगे, क्योंकि आपके यूपी बीएड के एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं है, या फिर आप किसी भी अन्य एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस के प्रश्न तो हर जगह बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये संविधान सभा के क्वेश्चन सिर्फ यूपी बीएड में पूछे जाएंगे, बिहार बीएड में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर आपके रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये जीके जीएस के प्रश्न तो सब जगह सेम होते हैं। ठीक है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, प्रश्न तो सेम ही होते हैं, स्तर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लास सभी एक दिवसीय एग्जाम जो है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह 7 बजे से इस क्लास को हम लोग करेंगे। चैनल, ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। तो अभी के लिए इस सेशन में हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए।